हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आप फटाफट मेरे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए, हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना शुरू करते हैं। और सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपया माहवारी खर्च देने का निर्णय किया। माहवारी खर्च देने का निर्णय किया, यानी कितना कितने रुपया उसको माहवारी खर्च मिलेगा। ठीक है, यानी कि 50 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम उसके बाद देखते हैं 2 नंबर। कर मछली कहानी के रचनाकार हैं। मछली कहानी के रचनाकार कौन है, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएटेड प्रोफेसर थे। विनोद कुमार जो शुक्ल थे वो किस विद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। तो वे इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय में थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, कौन रहा है कि अविनियो। ठीक है, अविनियो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो युद्ध में मारा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है विलन पो क्या है। विलन पो क्या है, एक छोटा सा गांव, यानी गांव का नाम है विलन पो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तकम के रचयिता कौन है। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है, तो कौन है, गुणाकर मूले हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि काशी किसकी पाठशाला है। काशी किसकी पाठशाला है, तो संस्कृत की है। ठीक है, काशी किसकी पाठशाला है, संस्कृत। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिरजू महाराज हैं। बिरजू महाराज हैं क्या, नर्तक, यानी कि नृत्य करने वाले नर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है। एक वृक्ष की कविता हत्या, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है, तो इन दिनों कविता है उसी से यह लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो महाशया है। ठीक है, क्या है, महाशया। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, उसको देख लेते हैं। कह रहा है किसने कहा था, किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कालिदास ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। करा मैक्स मूलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे कहा है। मैक्स मूलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे कहा है, तो किसे कहा है, भारत को कहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, भारत। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 का किसके अनुसार दोनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। किसके अनुसार, दोनों ना, सेनों ने, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। ठीक है, तो किसके अनुसार, खोखा के अनुसार। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी खोखा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। और मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा था किसने, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। कह रहा है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डॉट डॉट से, मोटर मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे, तो खोखा से। तो खोखा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर उसके बाद हम देखते हैं, मदन किसका बेटा है। मदन किसका
बेटा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गिरधर लाल का। किसका है? गिरधर लाल का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 18 कह रहा है कि विष के दांत कहानी के कहानीकार हैं। विष के दांत कहानी के कहानीकार हैं, यानी कि इसकी रचना किसने किया था? नलिन बिलोचन शर्मा ने। नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्यों मानता है? यानी कि कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। खैर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। खैर, नागरी लिपि के लेखक हैं। नागरी लिपि के लेखक हैं कौन है? यानी कि गुणाकर मूले हैं। कौन है? गुणाकर मूले। ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किस दस्तकारी या उद्योग के द्वारा दी जाए। गंधास पाठ गंधास किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है? और मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योग के द्वारा दी जाए। यह गंधास जो दिया गया है वो किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है? ठीक है, तो यह है शिक्षा और संस्कृति का है और इसके लेखक है महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है, राम खाता होगा। राम खाता होगा कौन काल है? राम खाता होगा कौन काल है? तो यहाँ पे हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल है। क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण भारत में, यानी कि ग्रामीण भारत में सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं। किसने कहा था? मैक्स मूलर के अनुसार। क्वेश्चन नंबर हम 25 देखते हैं। कह रहा है कि प्लेटो और कांटे थे। प्लेटो और कांटे थे। प्लेटो और कांटे थे क्या थे? यानी कि आचार्य, सॉरी, दार्शनिक थे। प्लेटो और कांटे क्या थे? एक दार्शनिक थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि कौन चाहते थे कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे? यानी कह रहा है कि कौन चाहते थे कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे? कौन चाहते थे? तो यानी कि महात्मा गांधी चाहते थे। कौन चाहते थे? महात्मा गांधी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर हमारा। अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि अत्याधुनिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? अत्याधुनिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? यानी कि अत्याधुनिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो हृदय की शिक्षा, यानी कि उन्होंने अत्याधुनिक शिक्षा को क्या कहा? हृदय की शिक्षा कहा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कह रहा, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा, हर्ष का विलोम है। हर्ष का विलोम है क्या? विषाद। हर्ष का विलोम क्या है? विषाद। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद करें। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा दुह प्लस गंध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 नंबर क्या कह रहा है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? तो उनके पिताजी थे, यानी उनके अपने पिताजी को ही वो गुरु मानते थे। तो बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? तो उनके पिताजी। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? कह रहा है, बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? सॉरी, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो 7वीं पीढ़ी के हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? जातीय अस्मिता की स्थिति दृष्टि से इतिहास का प्रवाह, इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो यहाँ पे हो जाएगा विभिन्न और
विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर राम विलास शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इनका जन्म 1912 में उन्नाव, यानी कि उत्तर प्रदेश एक जगह है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। 1912 में उन्नाव जगह कहाँ हुआ, किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया? बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया? तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, यानी कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण उन्होंने क्या किया? लेखक का घर छोड़ दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन सॉरी 36 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा दिल बहादुर है, दिल बहादुर है कौन? घरेलू नौकर। दिल बहादुर उसका बहादुर का नाम था दिल बहादुर। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि वेतमा दान पात्र है, वेतमा दान पात्र है, वेतमा दान पात्र है 1020 ईसा का, 1020 ईसा का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। गुणाकर मूल्य द्वारा रचित निबंध है, गुणाकर मूल्य द्वारा रचित निबंध है कौन? नागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन 39 कह रहा है कि ललित निबंध है, ललित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं? ठीक है, ललित जी का निबंध कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। अंग का उच्चारण है, अंग का उच्चारण है कंठ, अंग का उच्चारण क्या है? कंठ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या कहता है? कह रहा है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ? गरीब बस्तियों में क्या हुआ? तो धमाके के साथ देवी जागरण हुआ, धमाके के साथ क्या हुआ था? देवी जागरण गरीबी बस्तियों में हुआ था। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किससे बचाने की बात करता है? एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किसे बचाने की बात करता है? घर, शहर, देश, यानी कि सभी को बचाने की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 43 है वो हमारा कह रहा है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? यानी कि बुद्धि, यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या कहता है? कर आज्ञा का पूरा नाम है, आज्ञा का पूरा नाम है सचिदा हरिनंद मत्स्य आज्ञा, सचिदा हरिनंद मत्स्य आज्ञा उनका पूरा नाम। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 हमारा कह रहा है, वो क्वेश्चन है, कह रहा है कि हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो आधुनिक सभ्यता की दुर्दत मानवीय विभीषिका का, आधुनिक सभ्यता की दुर्दत मानवीय विभीषिका का वर्णन करती है कौन? हिरोशिमा कविता जो है वही। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कह रहे हैं कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का प्रमुख कवि हैं उत्तर छायावाद के, किसके हैं? उत्तर छायावाद के। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 47 कि सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? तो किसे कहा है? भारत माता को कहा है, भारत माता को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 47 नंबर का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 हमारा क्या कहता है? भारत माता के कवि हैं, भारत माता के कवि हैं कौन है? सुमित्रा नंद पंत, सुमित्रा नंदन पंत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन 49 हमारा कह रहा है कि स्वदेशी कविता किससे संकलित है? स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो प्रेम घन सर्वस्व से संकलित है, प्रेम घन सर्वस्व से संकलित है। क्वेश्चन नंबर हम 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि कवि प्रेम घन के अनुसार प्रदेश की विद्या पढ़ने क्या क्या परिमाण हुआ, क्या परिणाम हुआ?
कवि प्रेम घन के अनुसार परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। ये ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 51 है वह कह रहा है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचित लजात पंक्ति किस कविता का उद्वत है? ठीक है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचित लजात पंक्ति किस कविता का उद्वत है? तो ये है किसका? स्वदेशी का है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा क्या कर रहा है? तुम कौन छौ पारी पढ़े हो, कहो मनु लेहूं पै, देहू छटका नहीं। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? यानी कह रहा है कि तुम कौन छौ पारी पढ़े हो, कहो मन लेहूं पै, देहू छटका नहीं। पंक्ति किस कविता से लिया गया है, मैंने किस कविता की है? तो ये कौन सी कविता है? अति सुधो सने को मारग है। अति सुनो अति सुधो स्नेह को मारग है कविता से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है प्रेम की पीर कवि हैं। प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो कौन है? घनानंद। कौन है? घनानंद। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का हो रहा है निम्न में निश्चय शब्द का विलोम क्या है? अनिश्चय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 55 नंबर कह रहा है कि रसखान के स्वयं की भाषा है। रसखान के स्वयं की भाषा है। कौन भाषा है? ब्रज भाषा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भक्त कवि रसखान ने माली मालकिन किसे कहा? भक्त कवि रसखान ने माली मालकिन किसे कहा? तो कृष्णा राधा को कहा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 हमारा क्या कहता है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने किनकी रचना है? जो नर दुख में दुख नहीं माने वो किनकी रचना है? तो गुरु नानक की रचना है। ठीक है, तो ठीक हो जाए गुरु नानक, यानी कि 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 58 है वो हमारा क्या कहता है? तो जो क्वेश्चन नंबर 58 है वो कह रहा है कि रहीरास किनकी रचना है? रहीरास किनकी रचना है? तो गुरु नानक देव की रचना, यानी गुरु नानक की रचना है। कह रहा है 59 नंबर गुरु नानक कवि हैं। गुरु नानक कवि हैं भक्ति काल के। कहाँ के हैं? भक्ति काल के। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। कह रहा है पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो लखनऊ घराने के वंशज थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 61। तो क्वेश्चन नंबर जो 61 है वह कह रहा है कि बल्ली अमाल की लड़की है। बल्ली अमाल की लड़की है। कौन? पाप्ती। कौन है? पाप्ती बल्ली अमाल की लड़की है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि माँ की रचना है। माँ कहानी के रचनाकर हैं। माँ कहानी है, ठीक है, उसके रचनाकर कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर है। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। तो 62 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि पाप्ती किस रोग से ग्रसित थी? पाप्ती किस रोग से ग्रसित थी? तो मेनिजाइटिस से ग्रसित थी। किससे ग्रसित थी? मेनिजाइटिस मेनिजाइटिस से ग्रसित थी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 64 है वो कह रहा है कि मंगू किस कहानी की पात्र है? मंगू किस कहानी की पात्र है? तो माँ कहानी की पात्र है। मंगू किस कहानी की पात्र है? माँ। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? तो 1 बीघा। कितना छोड़ गए थे? 1 बीघा छोड़ गए थे। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि सातकोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं? सातकोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं? तो उड़ीसा के। कहाँ के हैं? उड़ीसा के। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 हमारा क्या कह रहा है कि मगम्मा
किस शहर में दही बेचा करती थी? मंगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो बंगलोर शहर में दही बेचा करती थी। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और मंगम्मा को किसके विवाद था? मंगम्मा को किससे विवाद था? तो मंगम्मा को किससे विवाद था? बहू से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। लौट कर आऊंगा फिर कविता में कभी एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है। लौट कर आऊंगा फिर कविता में कभी एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है? कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है? तो मातृभूमि बंगाल में। कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है? मातृभूमि बंगाल में। तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 क्या कर रहा है कि अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस तरह की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? बच्चों के किस तरह से शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? तो प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर जो 71 है वो हमारा कह रहा है कि मध्य सभ्य का विलोम क्या है? सभ्य का विलोम क्या है? तो सभ्य का विलोम क्या हो जाएगा? असभ्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि आम शब्द का पर्यायवाची कौन है? आम शब्द का पर्यायवाची कौन है? रसाल। आम शब्द का पर्यायवाची क्या है? रसाल। क्वेश्चन नंबर हम 73 देखते हैं। कौन अनुराग में कौन उपसर्ग है? अनुराग में कौन उपसर्ग है? तो अनु उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 हमारा क्या कहता है कि व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद बताना है। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बी प्लस आयाम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 हमारा क्या कहता है कि मनुष्य कौन सा संज्ञा है? तो जातिवाचक यानी कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 76 है वो हमारा क्या कहता है कर यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ए आई में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है? तो ए में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कर पर्वत की कन्या के लिए एक शब्द है। पर्वत की कन्या के लिए एक शब्द है पार्वती। क्या है? पार्वती। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। गिरिंद्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है? गिरिंद्र में किन किन शब्दों की संधि हुई है? तो ई की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन में 79 कह रहा है अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है समय पर धोखा दे देना, ठीक है। समय पर धोखा देना। अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या होता है? समय पर धोखा देना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा क्या कह रहा है? लड़का आया था कौन काल में है? लड़का आया था कौन काल है? तो भूतकाल है, ठीक है, यानी कि पास्ट टेंस इंग्लिश में कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है। मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो कारण की है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 81 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। कह रहा है कि विशेषण के भेद होते हैं। विशेषण के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। विशेषण के कितने भेद हो जाएंगे? 4 भेद हो जाए। विशेषण के 4 भेद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 83 हमारा कह रहा है कि अन्य पुरुष डॉट 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 भेद है। अन्य पुरुष किसके भेद है? तो अन्य पुरुष किसके भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है। अन्य पुरुष किसके भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। कर है ग का उच्चारण है। ग का उच्चारण क्या है? कंठ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 84 नंबर का आंसर क्या हो गया? कंठ, यानी कि ग का उच्चारण क्या होता है? ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 हमारा क्या कर रहा है? मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है? यानी कि मित्रता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। कह रहा है कि सीता को अपने ही घर पर कैसा महसूस होता था? सीता को अपने ही घर पर कैसा महसूस होता था? तो घुटन जैसा महसूस होता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घुटन।
चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन 87 नंबर आगे, ठीक है। तो 87 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में, ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में किसकी समझ बात हुई है, यानी कि बाढ़ की समस्या की बात हुई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 88 देखते हैं। 88 कह रहा है राजस्थानी भाषा के सफल कहानी वीर हैं, कहानीकार हैं। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं कौन, सांवर दैया। कौन है, सांवर दैया। क्वेश्चन नंबर उनासी 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 हमारा कह रहा है कि सीता के कितने बेटे थे, सीता के कितने बेटे थे, तो सीता के 3 बेटे थे। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, कह रहा है संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि थे। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि थे, कौन थे, तो रस खान थे, ठीक है। संप्रदाय मुक्त कवि कौन थे, रस खान थे। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 हमारा कह रहा है कि अच्छे लड़के परिश्रमी हैं होते हैं, कौन वाक्य के उदाहरण है। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन से वाक्य का उदाहरण है, तो सरल शब्द सरल वाक्य के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है खेत शब्द है, खेत शब्द क्या है, तत्भव है। खेत क्या है, तत्भव है। क्वेश्चन नंबर हम 93 देखते हैं। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री होता है, कवित्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 94 कह रहा है कि धनहीन कौन समास है, धनहीन कौन समास है, तो धनहीन कौन समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 हमारा कह रहा है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है, प्रति जोड़ एक होता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रति जोड़ एक। यहाँ 95 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 हमारा क्या कहता है, अरे गुप्त का विलोम क्या है, गुप्त का विलोम क्या है, प्रकट। गुप्त का विलोम क्या है, प्रकट। गुप्त मतलब छुपाना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। कह रहा है कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द है, पर्वत का पर्यायवाची शब्द है शैल। पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या है, शैल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 हमारा कह रहा है कि वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है, वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 हमारा क्या कह रहा है कि अभाव में कौन सा उपसर्ग है, अभाव में कौन सा उपसर्ग है, अ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 हमारा क्या कहता है, कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है, भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है, तो संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, ठीक है। तो ये हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।